हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है, मोस्ट वेलकम्स। आज का हमारा जो चर्चा परिचर्चा का विषय है, जो डिस्कशन पॉइंट है, वह है शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग। टीचिंग का अर्थ क्या है, टीचिंग का परिभाषा क्या है, टीचिंग कितने प्रकार के होते हैं, आज इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और आपको बता दें, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी जो है सबसे पहली शिक्षिका मेरी माँ है, और माँ ही हमें सिखाने का सबसे पहले कार्य करती है। उसके बाद हमारा परिवार आता है, समाज आता है, तो इन्हीं सब के माध्यम से हम सीखते हैं। तो शिक्षण का जो एक अर्थ है वह है आपका सिखाना। सिखाना और सिखाना में अन्य शब्द भी आते हैं, जैसे प्रेरित करना, प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। ये सभी हमारे सिखाने के अंतर्गत आते हैं। जैसे नहीं है, आदमी कह देता है ना कि जाओ जाओ एक काम करो करो, तो यह भी एक सिखाने के लिए ही, सीखने के लिए ही प्रेरित कर रहा है, वह सिखाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो अब इसके संकुचित अर्थ की बात करें तो संकुचित अर्थ इसका है आपका, संकुचित अर्थ, संकुचित अर्थ की बात करें तो जब किसी निश्चित स्थान, निश्चित स्थान, निश्चित स्थान, समय, समय और पाठ्यक्रम के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार जब शिक्षण किया जाए तो इस शिक्षण को हम इस शिक्षण के अर्थ को हम कहते हैं संकुचित अर्थ, मतलब शिक्षण का संकुचित अर्थ। और शिक्षण का संकुचित अर्थ जो है आपको विद्यालय के थ्रू मिलेगा। विद्यालय में जो शिक्षण कार्य होता है वह एक शिक्षण के संकुचित अर्थ में होता है। वहां पे जो है विद्यालय इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि विद्यालय में वह एक निश्चित स्थान है, वहां पे आने जाने का समय निश्चित है और वहां का पाठ्यक्रम भी क्या है, निश्चित है। तो वह जो है वहां पे जो शिक्षण है उस शिक्षण का अर्थ जो है संकुचित रूप में लिया जाता है। अगर हम व्यापक रूप में इसकी बात करें, व्यापक अर्थ की बात करें, तो व्यापक अर्थ का मतलब यह है कि आदमी, मनुष्य, बालक, व्यक्ति जो है आजीवन कुछ न कुछ सीखता रहता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है, और उस व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन जो है किसी प्रेरणा के थ्रू, किसी प्रोत्साहित के थ्रू, किसी को प्रेरित करने से उसमें परिवर्तन होता है। और वही प्रेरित करना क्या है, सिखाना है या शिक्षण करना है। तो व्यापक अर्थ रूप में अगर बात करेंगे तो जब कोई भी बालक किसी भी स्थान पे, किसी भी जगह पे, किसी के भी द्वारा, किसी माध्यम से जब वह किसी चीज को सीखता है, चाहे उसे किसी की चीज में बताया जाता है, किसी चीज के बारे में बताया जाता है, तब वहां पे जो होता है आपका किस प्रकार का शिक्षण हो गया, व्यापक अर्थ के रूप में शिक्षण हो गया वहां पे जो है। तो ये हुआ है आपका इसका व्यापक और संकुचित अर्थ शिक्षण का। देखिए, अगर जब बालक अनौपचारिक तरीके से शिक्षित किया जा रहा है, उसको शिक्षा दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा है अनौपचारिक तरीके से, निरौपचारिक तरीके से, तो वहां पे शिक्षण का व्यापक अर्थ होगा। जब उसको औपचारिक तरीके से अगर सिखाया जा रहा है तो वहां पे शिक्षण का जो अर्थ होगा वह जो होगा आपका संकुचित रूप में होगा। तो ये तो इसका अर्थ हो गया। अब हम बात करते हैं शिक्षण की परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा, परिभाषा की अगर बात करें तो रायबर्न के अनुसार, रायबर्न इसमें बहुत ही स्पष्ट शब्दों में और बड़े सटीक इन्होंने एक परिभाषा दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षण के 3 आयाम हैं, शिक्षण के 3 आयाम हैं, और वो 3 आयाम, शिक्षण के 3 आयाम, और वो 3 आयाम जो है आपके, पहला जो आपका है शिक्षक, शिक्षक, और दूसरा जो है आपका शिक्षार्थी, शिक्षार्थी, और तीसरा जो आपका है पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु, पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु। रायबर्न कहते हैं कि शिक्षण के 3 आयाम, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इन तीनों में संबंध स्थापित करना, तीनों में संबंध स्थापित करना,
इन तीनों में संबंध स्थापित करना शिक्षण है। बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में इन्होंने परिभाषित किया है कि शिक्षण के 3 आयाम हैं, चाहे सीखने के 3 आयाम हैं, वह है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इन तीनों में संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। ये किसके अनुसार हुआ? रायबर्न के अनुसार। रायबर्न इसको परिभाषित करते हैं 3 आयाम के तौर पे, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। जब हम इन तीनों में संबंध स्थापित करते हैं, इस संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। वहीं पे बर्टन कहते हैं, बर्टन जो है इसको परिभाषित करते हैं शिक्षण को, कहते हैं कि शिक्षण सीखने के लिए, शिक्षण जो है सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा है, सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा है, प्रोत्साहन है, निर्देशन है, निर्देश है। तो ये कहते हैं, बर्टन कहते हैं कि शिक्षण जो है सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, प्रोत्साहन और निर्देशन है। तो इसको हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। बर्टन के अनुसार जो ये हो गया आपका परिभाषा जो है। अब अगला हम बात करते हैं, बर्टन के बाद जो है बात करते हैं मॉरिसन। मॉरिसन भी आपको नाम याद रहेगा, मॉरिसन, मारना, सन सूरज या बेटा समझ लीजिए। मॉरिसन के अनुसार जो ये क्या कहते हैं, इन्होंने भी बहुत सटीक परिभाषा दिया है शिक्षण का। ये कहते हैं कि अधिक व्यक्तित्व, अधिक विकसित व्यक्तित्व, अधिक विकसित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कम विकसित व्यक्तित्व वाला, कम विकसित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति को सीखने में सहायता प्रदान करता है, क्या है? सहायता करता है। तब इसको हम कहते हैं शिक्षण। क्या कहते हैं? शिक्षण। अर्थात मॉरिसन कहते हैं कि जब अधिक विकसित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जब कम विकसित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को सीखने में सहयोग करता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखे होंगे परिभाषा के बारे में, मॉरिसन के अनुसार और रायबर्न के अनुसार और बर्टन के अनुसार शिक्षण का क्या परिभाषा है, और इस परिभाषा से इसका अर्थ भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब आइए हम बात करते हैं अगला जो है शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, शिक्षण के प्रकार जो है इसको कई दृष्टिकोणों से इसको विभाजित किया गया है, चाहे इसका वर्गीकरण किया है शिक्षण का जो है। तो सबसे पहले इसका हम करते हैं उद्देश्य पे आधारित। उद्देश्य के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, उद्देश्य के अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो यह जो है यह आपका जो है 3 प्रकार का है। उद्देश्य के दृष्टिकोण से जो है, एक है पहला जो है ज्ञानात्मक और दूसरा है आपका भावात्मक, तीसरा है आपका क्रियात्मक शिक्षण। पहला आपका ज्ञानात्मक शिक्षण, दूसरा भावात्मक शिक्षण और तीसरा जो है क्रियात्मक शिक्षण। अर्थात ऐसा शिक्षण जिसमें सिद्धांतों के बारे में बात की जाए, सिर्फ किसी चीज को बताया जाए, सिर्फ किसी चीज के बारे में जानकारी दिया जाए, तो इस प्रकार के शिक्षण को हम क्या कहेंगे? ज्ञानात्मक शिक्षण कहेंगे, जिससे जो है संश्लेषण और विश्लेषण का विकास होता है। और वहीं पे भावात्मक में जब
ऐसा शिक्षण जिसके माध्यम से बालक के व्यवहार में उन्नयन हो, बालक का व्यवहार अग्रसित हो, आगे की तरफ बढ़े, उसमें सुधार हो। तो इस प्रकार के शिक्षण को हम क्या कहेंगे? भावात्मक शिक्षण कहेंगे। क्रियात्मक शिक्षण जो है, क्रियात्मक शिक्षण के द्वारा जब हम किसी विशेष कार्य को सीखने के लिए सिखाते हैं, किसी विशेष कार्य के लिए हम सिखाते हैं, किसी कौशल को विकसित करने के लिए सिखाते हैं, तो ऐसे सिखाने की प्रक्रिया को, ऐसे शिक्षण को हम क्या कहेंगे? क्रियात्मक शिक्षण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सीधे सीधे आप समझ लीजिए, बहुत ही जीता जागता उदाहरण है, मौलिक उदाहरण है। आज के दौर में जो है डांस क्लासेस के बारे में अगर बात करें, तो जब डांस बताया जाए, नृत्य के बारे में कि भांगड़ा नृत्य है तो कथकली है, इसके बारे में सिर्फ बताया जाए, तो ये हमारा शिक्षण क्या हो गया? ज्ञानात्मक शिक्षण हो गया। लेकिन उस भांगड़ा के भाव को बताया जाए, उसके और सब चीजों को बताया जाए, प्रदर्शन के बारे में बताया जाए, तो ये हमारा क्या हो गया? भावात्मक शिक्षण हो गया। लेकिन जब हम उसी को करके बताएं, भांगड़ा डांस कैसे होता है, कैसे किया जाता है, कैसे पैर उठाते हैं, कैसे हाथ उठाते हैं, कथकली में कैसे घूमते हैं, क्या करते हैं, तो इस प्रकार से जो शिक्षण किया जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रियात्मक शिक्षण कहेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य के आधार पे शिक्षण 3 प्रकार के, पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। उदाहरण भी हमने आपको बता दिया, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला जो है इसके स्तर के हिसाब से, स्तर के हिसाब से, चाहे स्तर के दृष्टिकोण से कितने प्रकार के होते हैं, तो स्तर के हिसाब से पहला जो आपका है स्मृति स्तर, पहला जो आपका स्मृति स्तर, और दूसरा है बोध स्तर, और तीसरा जो आपका चिंतन स्तर, चिंतन स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, ये 3 प्रकार के शिक्षण हो गए। किसके आधार पे? स्तर के अगर बात करेंगे। स्मृति स्तर का जो शिक्षण होता है, इसमें सिर्फ किसी चीज को याद कराया जाता है, किसी चीज के बारे में सिर्फ बताया जाता है, जैसे में बालकों को कहानी बताना। अक्सर इस स्तर का शिक्षण जो होता है वो प्राथमिक लेवल पे होता है, और प्राथमिक लेवल पे और हायर प्राथमिक पे भी होता है। बोध स्तर का जो शिक्षण होता है, इसमें समझ पैदा की जाती है, ऐसा शिक्षण जिसके द्वारा जो बालक के अंदर समझ पैदा हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? बोध स्तर का शिक्षण कहेंगे। जैसे में बोध स्तर के शिक्षण में जैसे विज्ञान से संबंधित जो कुछ होते हैं, बोध कराना, समझ पैदा करना, गणित से संबंधित समझ पैदा करना, तो हमारा किस स्तर का हो गया? बोध स्तर का शिक्षण हो गया। चिंतन स्तर में जो है, चिंतन स्तर में हम जो शिक्षण करते हैं, इसके अंतर्गत जो है बालक के अंदर तर्क शक्ति और सोचने समझने के साथ साथ जो उस पर तर्क और चिंतन करने को ख्याल रख करके, को ध्यान में रख करके जब हम शिक्षण करते हैं, तो हमारा हो जाए चिंतन स्तर का शिक्षण। इस स्तर का शिक्षण अक्सर जो है ज्यादा जब बौद्धिक स्तर से बालक विकसित हो जाता है, उसके अंदर चिंतन करने की क्षमता डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, तब इस स्तर का शिक्षण हम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जब हायर एजुकेशन, ग्रेजुएट लेवल पे उच्च शिक्षा में जो है अनुसंधान से संबंधित और इसके बाद जो खोज से संबंधित जब हम शिक्षण कार्य करते हैं, तो ये हमारा कौन सा हो गया? चिंतन स्तर का शिक्षण हो गया। ये हो गया आपका स्तर के हिसाब से शिक्षण। 3 स्तर के हुए, एक हो गया आपका ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, और चौथा क्या हो गया? आपका चिंतन स्तर का शिक्षण हो गया। अब इसके बाद आते हैं, अगला जो है आपका शासन और प्रशासन। शासन और प्रशासन के दृष्टिकोण से, शासन और प्रशासन के दृष्टिकोण से कितने प्रकार का होता है? शासन और प्रशासन के दृष्टिकोण से, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पहला आपका हो गया, इसका पहला पहले पॉइंट ही कर देते हैं आपको। ये भी 3 प्रकार के होते हैं शिक्षण। पहला हो गया एक तंत्रात्मक शिक्षण, एक तंत्रात्मक शिक्षण, और दूसरा हो गया लोक तंत्रात्मक शिक्षण, और तीसरा हो गया स्वतंत्रात्मक शिक्षण, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं हस्तक्षेप रहित शिक्षण। ये हो गया आपका, ये 3 हो गया। एक तंत्रात्मक, दूसरा होगा लोकतंत्रात्मक शिक्षण, और तीसरा होगा स्वतंत्रतात्मक या हस्तक्षेप रहित शिक्षण। एक तंत्रात्मक में जो है, जैसा कि इसके पहले जो है
रायबर्न कहते हैं कि शिक्षण के 3 आयाम हैं और वो 3 आयाम जो है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम है। तो इसमें इस प्रकार के शिक्षण में जो है बालक सक्रिय ना होकर के, पाठ्यक्रम ज्यादा सक्रिय ना होकर के, वह सक्रिय कौन होता है इसमें ज्यादा? सबसे शिक्षक होता है। मतलब 3 आयाम में से कोई एक ही सक्रिय होता है, अन्य जो है निष्क्रिय रूप में होते हैं। तो इस प्रकार का जब हम शिक्षण करते हैं तो एक तंत्रात्मक शिक्षण होता है। जैसे में यह एक तंत्रात्मक शिक्षण जो होता था वो प्राचीन काल में हुआ करता था, प्राचीन काल में, और जिसको हम एक ये भी कह सकते हैं कि यह शिक्षक केंद्रित, मोस्टली जो है शिक्षक केंद्रित। इसमें जो है बालक पे और पाठ्यक्रम का, मतलब बालक के अनुसार किस प्रकार के पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, इन सब पे ध्यान नहीं दिया जाता था। बस शिक्षक के जो मर्जी आया अपना बांच करके कह करके चले गए, और जैसा शिक्षक कहा वैसा शिक्षार्थी ने मान लिया, विद्यार्थी ने मान लिया। उस पर किसी भी प्रकार का कोई चिंतन, किसी भी तरह का तर्क वितर्क करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ना तो ज्यादा प्रश्न पूछने की उसको जरूरत है। मतलब चाहता भी है लेकिन तब भी नहीं, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है? शिक्षक है। शिक्षक के ही हर बात को मानना है, और शिक्षक जो है बालक के मनोवैज्ञानिक तथ्यों के बारे में नहीं जानता है, इसलिए एक तंत्रात्मक का शिक्षण होता है। अगला जो है लोक तंत्रात्मक शिक्षण जो है, जहां पे शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय होते हैं, दोनों समान भाव से एक दूसरे का सहयोग के साथ जो है शिक्षण, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अपना भाग लेते हैं। तो इस प्रकार के शिक्षण को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्रात्मक शिक्षण। मतलब इसमें अध्यापक भी सक्रिय होता है और बालक भी सक्रिय होते हैं, दोनों सक्रिय रहते हैं और दोनों एक दूसरे को समझ करके शिक्षण कार्य करते हैं। तब इस प्रकार के शिक्षण कार्य को, चाहे इस प्रकार के शिक्षण को हम कहते हैं लोकतंत्रात्मक शिक्षण या डेमोक्रेटिक टीचिंग। अगला आपका है स्वतंत्रतात्मक हस्तक्षेप रहित। हस्तक्षेप रहित में जो है, इसमें जो है बालक बिल्कुल स्वतंत्रता सीखने के लिए, और वह जिस बिंदु को सीखना चाह रहा है अध्यापक के द्वारा उस बिंदु के बारे में बता दिया जाता है। अगर बालक को उसको सीखने में, उस बिंदु को खोजने समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई है तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए अध्यापक उसका सहयोग करता है। इस प्रकार के शिक्षण में, स्वतंत्रतात्मक हस्तक्षेप रहित शिक्षण में। और एक खासियत और है कि इसमें जो है अध्यापक और विद्यार्थी ये दोनों जो है मित्रवत व्यवहार करते हैं। किसी एकदम बिल्कुल स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, दोनों स्वतंत्र रहते हैं एक दूसरे से जो है, और उसके साथ साथ जो है सीखने सिखाने में जो है एक दूसरे का भरपूर सहयोग करते हैं। मतलब अगर बालक को कोई चीज नहीं आ रहा है तो स्वतंत्र तरीके से अध्यापक से पूछ लेता है, और अध्यापक जो है बिल्कुल तन्मयता से उसका सहयोग करता है सीखने में जो है, और मित्रवत इन दोनों का व्यवहार होता है। अगला जो है आपका व्यवस्था के आधार पे शिक्षण के प्रकार। व्यवस्था के आधार पे शिक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं? व्यवस्था के आधार पे शिक्षण जो है आपका, इसमें भी 3 प्रकार के शिक्षण हैं। पहला आपका जो है औपचारिक शिक्षण, औपचारिक शिक्षण। दूसरा जो है अनौपचारिक शिक्षण, और तीसरा जो आपका है निरौपचारिक शिक्षण। अब देखिए, औपचारिक शिक्षण का मतलब यह है जब शिक्षण की प्रक्रिया जो है किसी निश्चित स्थान, किसी निश्चित समय, किसी निश्चित पाठ्यक्रम को लेकर के किया जाए, तो इस प्रकार के शिक्षण को हम क्या कहेंगे? औपचारिक शिक्षण कहेंगे। वहीं पे जो है अनौपचारिक शिक्षण का मतलब है कि यहाँ पे न तो पाठ्यक्रम निश्चित होगा, न तो स्थान निश्चित होगा, न तो समय निश्चित होगा। कहीं पर भी किसी समय शिक्षण की प्रक्रिया अगर संपन्न हो जाए, सिखाने की प्रक्रिया अगर संपन्न हो जाए, तो इस प्रकार के सीखने सिखाने की प्रक्रिया, चाहे शिक्षण की प्रक्रिया को हमको किसके अंतर्गत रखेंगे? अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे व्यक्ति जो है घूम करके, टहल करके किसी स्थान पे कोई भी कार्य कर रहा है, और उस कार्य को करने में, सीखने में किसी अन्य व्यक्ति ने उसका सहयोग कर दिया, तो वहां पे भी एक अनौपचारिक तरीके का शिक्षण संपन्न हो गया। निरौपचारिक शिक्षण का मतलब है इसमें उद्देश्य तो निर्धारित होता है। इसमें क्या होता है? उद्देश्य निर्धारित है, उद्देश्य इसका निर्धारित है, लेकिन इसका स्थान
और समय निर्धारित नहीं है। इस प्रकार के शिक्षण को हम क्या कहेंगे? निरौपचारिक शिक्षण के। निरौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत उद्देश्य हमारा निर्धारित है, जबकि स्थान और समय निर्धारित नहीं है। वह किसी भी समय किसी भी स्थान पे उसी उद्देश्य से संबंधित हमारा क्या होगा? शिक्षण कार्य संपन्न होगा। इस प्रकार से हम देखे हैं कि आप सब जो है शिक्षण का अर्थ, शिक्षण का जो है संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ और शिक्षण के प्रकार और परिभाषा के बारे में हम सब अध्ययन किए हैं अभी, और ये हमें आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको लगता है कि बीच बीच में कहीं पे स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप रिवर्स करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि उनको अगला वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाए, अगले वीडियो के बारे में आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाए और वो अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।